मैंने बीएससी आईटी कर रखा है, मैंने बीटेक नहीं कर रखा है, बीई नहीं कर रखा है, बीएससी आईटी करके फिर मुझे एक आरपीए का जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। तब तक मुझे आरपीए का पता भी नहीं था। अभी एआई का बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको क्या लगा एआई का जॉब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? जैसे बहुत सारी आप ये करूँगा फायरिंग हो रही है कंपनीज में, आपको क्या लगता है उसके थ्रू हो रहा है ये चीज़ें एआई की वजह से कि यार नहीं ये सही ओके रहता है फाइनेंशियली यार आप ये 5 एंड होने वाला है इसकी वजह से हो रहा है? कोई भी बंदा आईटी कंपनी में जॉब करना चाहता है तो उसको उसके माइंड में रहता है या तो डेवलपमेंट करेंगे या तो टेस्टिंग करेंगे। ये दो ही फील्ड ही समझ में आती है मोटा मोटा लोगों को। इन्फोसिस में मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर वो जर्नी वैसी नहीं रहती अप्स एंड डाउन्स की तो सीखने नहीं मिलता। इससे ज़्यादा है आपको 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे 15 ईयर? इसको मैं को ना थोड़ा मार्केट न्यूज़ को समझना पड़ेगा, ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, किस टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है। क्योंकि हाय रिवेंस पैसे हेलो, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आप? मैं एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा। आई मीन जस्ट एन अनदर कन्वर्जेशन जो कि एक्सपीरियंस से जो भी होगा नेचुरल होगा। तो आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में कि आपने कैसे स्टार्ट किया और मतलब एज अ फ्रेशर कोई भी आता है, कोई भी ज्वाइन करता है एक्टिव फील्ड में, तो हर किसी का डाउट रहता है कि कैसे ज्वाइन करें, कंपनी में कल्चर कैसा रहेगा और पैकेज मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि जब ज्वाइन करते ना तो 3.2 ही बहुत लगता था। अब आपको बताओ अरे 3.2 का पैकेज मिल गया और अभी जब हम ज्वाइन करते हैं 15 लाख तो नॉर्मल सा हो गया। तो वो जर्नी आपकी कैसे रही? आपको ऑलमोस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया ये तो आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी कैसे हो। और लोगों को डाउट रहता है कि आईटी में सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है, उसके बारे में अनफिल्टर्ड रहेगा, कोई फिल्टर नहीं है कि जो एक्चुअल है वो हमें डिस्कस करना है कि क्या होता है आईटी में, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू, अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करो, आपने कैसे स्टार्ट किया? श्योर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी अच्छा लगेगा बात करके। अच्छा लगा, लाइक ऑफ द कैमरा एंड ऑन द कैमरा ऑब्वियसली। तो या मैं शुरुआत करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में और जर्नी के बारे में। मैंने बीएससी आईटी कर रखा है, मैंने बीटेक नहीं कर रखा है, बीई नहीं कर रखा है। बीएससी आईटी करके मैं इन्फोसिस में ऑफ कैंपस प्लेस हो गया था। उस समय बीएससी आईटी का जो सिलेबस हुआ करता था वो इंजीनियरिंग के लेवल का ही होता था। हमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी और उस तरह इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि कोडिंग करना है। हाँ। ठीक है। तो इन्फोसिस ऑफ कैंपस उस समय रिसेशन का टाइम था 2008 में, आपको पता होगा। तो बहुत बड़ा रिसेशन आया था और 2009 का मैं पास आउट हूँ। उस समय जॉब्स मिलना काफ़ी डिफिकल्ट था। बट सिचुएशन ऐसी थी फैमिली में, जॉब करना था, आगे परस्यू नहीं करना एजुकेशन, बट जॉब करना है, कैसे भी एक अमाउंट लाना है। तो ट्राई कर रहे थे, और जॉब्स मिल रहे थे बट नहीं करना था। फिर इन्फोसिस का एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू क्रैक हुआ एंड देन सिलेक्शन हुआ और मैसूर में ट्रेनिंग के लिए गए। फिर वहाँ से प्लेसमेंट हुई, प्रोजेक्ट अलोकेट हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो कुछ किया। वो जो ट्रेनिंग हुई थी और जो प्रोजेक्ट मिला उसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो वहाँ पे मन था कि यार कोई स्किल बेस्ड वर्क मिलना चाहिए, ना कि मोनोटोनस सपोर्ट वाला काम। हाँ। तो वो ऑपरेशनल वर्क मिला जिसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। बट इन्फोसिस का कोई क्लॉज होता था कि 18 मंथ्स आप काम करो तो ही स्विच कर सकते हो, या तो ही कोई दूसरा डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो फॉलो किया, 18 मंथ्स तक जॉब किया, पढ़ाई की। फिर एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला, तो वहाँ पे स्किल्स को शार्प किया और वहाँ से बाहर मूव आउट किया। तो इन्फोसिस में ठीक ठाक जर्नी थी, कल्चर समझ में आया, एमएनसी कैसे काम करती है, क्या होता है, ये सारा समझा। फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिली। वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, खुद की स्किल को शार्पन किया। जो भी इन्फोसिस में नॉलेज एक्वायर किया था तो वो समझ में आया कि वहाँ पे इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो और पढ़ना पड़ा और स्किल को शार्प किया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सर्विस का तो मैं ऑलरेडी लेके आया था। फिर उसके बाद वैसे ही स्किल्स एनहांस होती गई एंड देन फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आरपीए की। मैं तब तक डॉट नेट में था, डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जॉब करता था, स्किल सेट पे काम करता था। और फिर मुझे एक आरपीए का जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। तब तक मुझे आरपीए का पता भी नहीं था। इट वाज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, कि आप है ना कोई स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप करते हो बॉट्स, और वो आपके बॉट है ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा मसाजिंग करके दूसरे सिस्टम में वो डाल सकते हो। कि ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम्स है जहाँ पे एपीआईज अवेलेबल नहीं होती। तो एक ही तरीका है डेटा उठा के डालना है। तो इट्स अ मैनुअल कॉपी पेस्ट या तो मैनुअल वर्क। तो उस मैनुअल वर्क को ऑटोमेट करने के लिए आप सॉफ्टवेयर बॉट बनाते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं उसमें चला गया। आई दैट अपॉर्चुनिटी वाज विद ऑटोमेशन एनीवेयर, जो कि आरपीए में पॉइनियर कंपनी है। लाइक आफ्टर यूआईपाथ इट्स ऑटोमेशन एनीवेयर नंबर 2 की कंपनी है। तो वहाँ सीखा, 3 साल वहाँ काम किया। देन आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट
in GSK. तो I moved into Bangalore with that opportunity. तो ऐसे ही अब मुझे 2 साल हो गए लगभग GSK में काम करते हुए और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हुए. तो आई एम वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट इनटू दिस डोमेन. तो अभी AI/ML की तरफ भी फोकस है अलॉन्ग विद RPA. आपको 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इसी फील्ड में आपसे, यस. तो आपने 5 ईयर इन्फोसिस में निकाला। हाँ, लगभग 4 साढ़े 4 साल इन्फोसिस में, फिर 5 साल जो आफ्टर इन्फोसिस मैंने ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है वहाँ पे, फिर 3 साल ऑटोमेशन एनीवेयर में, फिर अभी GSK में. आप इन्फोसिस को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हो या नहीं करते? ब्लेम नहीं कर सकते. ब्लेम किस चीज़ में करेंगे? ठीक है, वहाँ पे हर सो वेन एवर ए डेवलपर, सॉरी नॉट डेवलपर, कोई भी बंदा IT कंपनी में जॉब करना चाहता है तो उसको उसके माइंड में रहता है या तो डेवलपमेंट करेंगे या तो टेस्टिंग करेंगे. ये दो ही फील्ड ही समझ में आती है मोटा मोटा लोगों को. बट उसके अलावा भी दुनिया है. देर इज़ साइबर सिक्योरिटी, देर इज़ ऑटोमेशन, देर इज़ सेल्स फोर्स डेवलपमेंट जैसे आप बता रहे थे, एंड देर इज़ अदर डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, CRM, ERP, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम होता है. लोगों को नहीं पता है जो कॉलेज से आते हैं, उनको मेजरली डेवलपमेंट करना, या तो फ्रंट एंड में जाना या बैक एंड में जाना, बस यही पता होता है, या DSA करके कोर स्किल में जाना, बस ये चीज़ें ही पता होती. प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोच कोई लेता नहीं. तो यार मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा. इन्फोसिस में मैंने बहुत कुछ सीखा. अगर वो जर्नी वैसी नहीं रहती अप्स एंड डाउन्स की तो सीखने नहीं मिलती. सही बात है। तो मैंने कंपनी ने भी लाइक आई वाज गेटिंग पेड आल्सो एंड आई कुड फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स. तो मैं इन्फोसिस में आपको बताऊंगा गौरव कि मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, जो ऑपरेशन बेस्ड प्रोडक्ट था, जो प्रोसेस था. तो 1.5 साल जहाँ काम किया है. तो शाम को जॉब करते थे 6 बजे, 6:30 बजे से लेके सुबह के 3:30 बजे तक. उसके बाद मैं डॉम में जाके सो जाता था इन्फोसिस में ही. वहाँ डॉम मतलब वहाँ बने हुए हैं, तो डॉम में जाके सो जाता था. आपने भी काम किया है. तो वहाँ पे क्यों सोता था? क्योंकि सुबह 9 बजे ना एक ट्रेनिंग ENR डिपार्टमेंट है इन्फोसिस में, तो वहाँ .NET की ट्रेनिंग्स होती थी. तो वो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मैं वहीं सो जाता था, और सुबह 9 बजे उठ के वो ट्रेनिंग, ब्रश वगैरह रखता था मैं, बैग रैक, और फ्रेश हो जाते थे, और फिर वहाँ आयन वायन सब फैसिलिटी थी. तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स सब रख के, एंड आई वॉज रेडी, गेट रेडी एंड गो टू अटेंड दैट 9 o'clock सेशन. तो 9 से 12:30 में अटेंड करता था. फर्स्ट हाफ बिफोर लंच सेशन होते थे, सेकेंड हाफ लैब्स होते थे. तो मैं लैब मिस करता था बिकॉज मुझे जाके सोना है, नेक्स्ट वापस शिफ्ट के लिए प्रिपेयर होना. तो मैं ऐसा करता था, एक 15 दिन के लिए मैं सिर्फ सेशंस अटेंड करता था, सेकंड 15 डेज के लिए मैं सिर्फ लैब्स अटेंड करता था. इस तरह से मैंने .NET सीखा और मूव किया इंटरनली प्रोजेक्ट पे. ओके, तो मैं ब्लेम तो नहीं करूंगा. इन्फोसिस ने मुझे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी ग्रोथ और वो सब थोड़ा है वहाँ पे चैलेंजेस, बिकॉज सर्विस कंपनीज आर लाइक दैट ओनली, नॉट एज अ प्रोडक्ट. तो ब्लेम तो नहीं करूंगा इसमें, उसमें सक्सेस में मेरा, लेकिन इन्फोसिस का भी काफ़ी हाथ है. सही बात है। या क्योंकि अगर जॉब ही नहीं मिलती तो क्या करते हैं? या क्या स्टार्ट तो वहीं से। क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो चाहिए. अगर आपके घर की नीड है कि 10,000, भैया एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि 10,000 रुपये आने हैं, तो आप वो लाके दोगे तभी तो दूसरी चीज़ पे फोकस कर पाओगे. एग्जैक्टली। तो या ब्लेम तो नहीं कर सकते. इन्फोसिस के जब ऑफ कैंपस एग्जाम होता था, टफ होता था, इजी होता था, क्या पूछते थे वो लोग? मतलब बेसिक जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो ले लिया, फिर इंटरव्यू, आप किस टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्टेड हो वो बता दो कि हाँ, कि मुझे पाइथन आता है तो पाइथन पे पूछ लेंगे, जावा आता है तो जावा पे, C# पे. मेरा C# और ASP का बैकग्राउंड था, तो मैंने उस पे ही दिया था इंटरव्यू. और वो कैंपस ऑफ कैंपस होता है, लेकिन वो ऑन कैंपस की तरह ही इंटरव्यू होता है. लाइक एप्टीट्यूड भी लेते हैं उसमें, फर्स्ट राउंड में फिल्टर कर देते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल को. फिर JD भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है. तो ऐसे 3-4 राउंड, बट सेम डे हो जाता है. सेम डे ऑफर रोल आउट, मतलब ऑफर रोल आउट तो नहीं होता, बट आपको समझ में आ जाता है कि आप खो गए हो सिलेक्ट. ओके. जब जैसा हमने ना BSc IT किया था आपने, अगर आपको लाइक 50 ईयर का एक्सपीरियंस हो, कभी आप बीच में लगा नहीं कि यार बीटेक कर लेता तो ज़्यादा फायदा होता, या फिर BSc IT प्लस MCA कर लेता तो ज़्यादा फायदा होता? हाँ, लगता था ना, इनिशियली लगता था बहुत. और सबको लगता है वो, क्योंकि आप सुनते भी वैसे हो आपके सराउंडिंग्स में. बट जब जब मुझे ये ख्याल आया तो मेरे दिमाग में आया कि फुल टाइम क्या कर सकता हूँ मैं. फुल टाइम तो नहीं कर सकता, और फुल टाइम एजुकेशन की वैल्यू, डिस्टेंस लर्निंग की उतनी वैल्यू नहीं. हाँ सही बात है। तो फिर भी मेरे ख्याल आया कि BSc IT है. एक तो इनिशियल लेवल पे जब आप एज अ बी जाते हो तो उनको 3.25 का पैकेज मिलता था, 2009-10 की बात कर रहा हूँ. और जो हम गए थे तो हमको 2.2 का मिलता था. तो वो एक डिफरेंस, आप 1-1.5 लाख पीछे स्टार्ट करते हो. करेक्ट। लेकिन काम के सिलसिले में कोई डिफरेंस नहीं, सेम काम सेम काम में.
तो बस वहाँ एक थोड़ा फ़र्क आ जाता है कि आपको एंट्री बैरियर हो जाता है थोड़ा, कुछ कंपनियाँ लेती है, कुछ नहीं लेती। आई वाज़ लकी टू गेट सिलेक्टेड बाय इन्फोसिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पहले लेते थे बीएससी वाले फ़ोक्स को, तो वो एक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल सेट के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज है। बट सेम ही रहता है। सेम ही रहता है, बस आप 4 प्लस डिग्री जो बीटेक है वो आपका 12 प्लस 4 ईयर डिग्री कोर्स है, और ये बीएससी आईटी है जो 12 प्लस 3 है। चलिए, उतना ही फ़र्क है कि बीएससी वाले को हमेशा लगता है कि मैं मास्टर करूँ, एमसीए करूँ या कुछ करूँ, बट वो साइकोलॉजिकल है। अब अगर अपने स्किल है और आप स्किल पे काम कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस काफ़ी किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 4-5 सर्टिफिकेशंस करे हैं, जो मेरे स्किल को डेवलप करें, वैसे मैंने सर्टिफिकेशंस काफ़ी करे हैं। मैंने एकेडमिक एजुकेशन उसके बाद नहीं किया है और आज तक नहीं की। ओके। आपको पैकेज में कभी नहीं लगा कि यार ये बीटेक वालों को ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, अभी जिनके पास डुअल डिग्री है उनको ज़्यादा पैकेज मिल रहा है बीएससी वालों को? आई थिंक वो इनिशियल लेवल पे ज़रूर है, उसके बाद आपकी स्किल्स है। ओके। एंट्री लेवल पे ज़रूर होता है, उसके बाद नहीं। अभी एआई का बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको क्या लग रहा है एआई का जॉब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? जैसे बहुत सारी आप ये तो फायरिंग हो रही है कंपनीज, आपको क्या लगता है उसके थ्रू हो रहा है ये चीज़ें एआई की वजह से, कि यार नहीं नहीं ये सीईओ के रहता है, फाइनेंशियल ईयर आ गई है, 5 एंड होने वाला है, इसकी वजह से हो रहा नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली एआई का मार्केट में जॉब्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लाइक जब ऑटोमेशन स्टार्ट हो रहा था आरपीए, आज से 8 साल पहले, तब उसका भी सेम ही इफ़ेक्ट था। जॉब ट्रांसफ़ॉर्म होते हैं, जॉब जाते हैं, बट कुछ लोग उसमें अपस्किल होके उसको ट्रांसफ़ॉर्मेशन बोलते हैं एक तरह है? से, कि आप अभी एआई की वजह से जॉब्स जा रहे हैं, बट जॉब्स क्रिएट भी तो हो रहे हैं। पहले अगर आप बोल लो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोई जॉब थी? नहीं, अब है। अब एलएलएम ऑप्टिमाइज़ेशन लोग कर रहे हैं, उसकी भी जॉब है। जेन जेन एआई इंजीनियर बोल के भी लोग हायर कर रहे हैं, वो भी जॉब्स है। तो पहले तो नहीं थी ना ये जॉब्स। तो ये जो वही लोग हैं जो अपस्किल कर जा रहे हैं एआई पे, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दे आर अपस्किलिंग देमसेल्फ टू गेट मोर पैकेज एंड वर्किंग ऑन दैट स्किल्स। बट हाँ, जो टेक्नोलॉजी पे को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनकी जॉब जाएगी। तो कैसे अपने आप को रिलेवेंट रखा है इससे? रेलेवेंट, आप जैसे अभी मार्केट में न्यूज़ तो आपको पता चलती है ना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप इंडस्ट्री में हो, अगर आप खुद से नहीं पता लगा पा रहे हो, तो आपके पीयर ग्रुप में बात करो, आपके अपर लेवल पे जो पीयर ग्रुप बनाने की कोशिश करो। कम्युनिटीज़ है, लिंक्डइन है, और भी बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, उनमें जाओ, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, और भी बड़े-बड़े टेक जायंट्स इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में, कुछ तो है। तो टेक्नोलॉजी आगे सस्टेन करेगी 5-10 साल, राइट? वो कोई प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता है। करेक्ट। तो या आई मीन, तो जॉब्स जा रही है, बट जॉब ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। जैसे मैं अभी आरपीए में, मेरा कंटेंट है आरपीए रिलेटेड, क्योंकि मेरा वो टेक्नीश है, मैं उसमें काम करता था। बट अब आरपीए के प्लेटफॉर्म्स भी एआई की तरफ हो रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू एआई। हम भी अपने बॉट्स में एआई यूज कर रहे हैं। पहले जो यूज केसेस हम केटर नहीं कर पाते थे विद ट्रेडिशनल आरपीए बॉट्स, वो अब हम एआई के थ्रू उसको ब्रेन दे रहे हैं कि यार यू कैन थिंक एंड वी कैन कोड मोर एज पर दिस कैपेबिलिटी। एलएलएम यूज करो, एलएलएम को टूल्स यूज करो, मेमोरी यूज करो, और वो उसको लेवरेज करके ऑटोमेशन को और एनहांस करो। तो वहां पे अगर कोई आरपीए डेवलपर एआई स्किल सीखता है, उसकी वैल्यू बढ़नी ही है। ही इज इररिप्लेसेबल देन इन दैट केस, बट आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। जैसे आपने बोला आरपी डेवलपर, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं आरपी डेवलपर होता है, डिमांड क्या है, फीचर क्या है, आरपी डेवलपर कब से स्टार्ट हुआ था? आपको क्या लगता है आरपी डेवलपर फीचर क्या है, कैसे लाइक कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी को, अगर आरपी डेवलपर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे बोलता है आरपी डेवलपर, तो एक्चुअल डेवलपमेंट का काम होता है, क्या होता है उसमें? आई थिंक देखो, डेवलपर क्या होता है, अभी डेवलपर तो बिल्डर को भी वो लोग बोलते हैं डेवलपर, कंस्ट्रक्शन एरिया में अगर। तो मेरा मानना है कि जो बंदा कोई चीज डेवलप कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ही इज अ डेवलपर, ही इज अ बिल्डर। तो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, तो आप पाइथन डेवलपर हो जाते हो। आप आरपीए जैसा कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आप आरपीए डेवलपर हो जाते हो। करेक्ट, हाँ। अब उसको एक ब्रॉडर टर्म दे दिया गया है कि ऑटोमेशन डेवलपर, क्योंकि आरपीए अगेन इट वाज एक तरह से सीमित था, लिमिटेड था। अब वो हो गया ऑटोमेशन डेवलपर, धीरे धीरे वो एआई एंड ऑटोमेशन डेवलपर भी हो जाएगा, राइट? सो आरपी डेवलपर का लोगों को इसलिए पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरा मानना है कि दैट्स नॉट एज स्किल्ड
और एज टफ एज प्रोग्रामिंग इन सी शार्प और जावा, उतना टफ नहीं है। ओके, इजी है। इजी है, सीखना इजी है। इट्स अ प्लेटफॉर्म और टूल बेस्ड वर्क। ओके। तो लेकिन आपके सॉलिड आपके प्रिंसिपल्स, जो सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं या फाउंडेशनल नॉलेज होता है कोडिंग का, वो अच्छा होना चाहिए। आप करने को कर लोगे बिना उस नॉलेज के, बट उसको स्केल नहीं कर पाओगे। आप इनिशियली बना लोगे सॉल्यूशंस, बॉट्स, इजी है टू गेट स्टार्टेड, इट्स इजी। इट्स लाइक अ सिटीजन डेवलपमेंट और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ योर टेक्नोलॉजी और नॉलेज। लेकिन जैसे आपको स्केल करना है, जैसे 100,000 रिकॉर्ड्स आए और प्रोसेस होने चाहिए, हाँ। डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मशीन्स पे, वो स्केलिंग तब आएगी जब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत, और आपको पता हो कि चीज़ें कैसे वर्क करती है विद इन सिस्टम्स, इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं। सिर्फ टूल सीख के आप स्केल नहीं कर सकते। करेक्ट। तो इस तरह से इजी है, लेकिन जो टेस्टिंग में थे ना पहले, ऑटो सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग में, वो इस तरफ माइग्रेट कर गए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी तो जा रहे हैं, तो ये भी एक उस तरह का ही टूल है। तो उस तरह वो लोग आ गए, बट स्टिल आई सी यूआई पाथ। इसमें ना थोड़ा मार्केटिंग भी कम है, लोगों ने इतना मार्केटिंग भी नहीं किया है, उतना इवेंजलाइज नहीं किया है। तो लोग कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अभी आई कैन सी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, स्टूडेंट लेवल पे भी, पहले तो नहीं था। डिमांड लेस की मार्केट में। डिमांड है, बट अलॉन्ग विद एआई नाउ नाउ ट्रेडिशनल आरपीए विल नॉट वर्क। कि आप एक टूल सीख के आगे, भले वो यूआई पाथ हो, ऑटोमेशन एनीवेयर हो, पावर ऑटोमेट हो, या और कोई हो, पर अगर सिर्फ टूल सीख के आ गए तो नहीं, बट उसमें आप एआई एमएल के कॉन्सेप्ट्स कैसे लेवरेज कर सकते हो, वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप अपने आप को ऑटोमेशन डेवलपर बोलो या ऑटोमेशन प्रोफेशनल बोलो, तो वो रोल की डिमांड है। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारा डिजिटाइजेशन होना बाकी है, और जब डिजिटाइजेशन होना है तो सिस्टम में डेटा, आपको सिस्टम अब करने पड़ेंगे, मैनुअल वर्क को ख़त्म करना पड़ेगा। वो तब होगा, स्केलिंग तब होगी जब आपका सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा हो, क्योंकि ह्यूमन यूजर तो एक लिमिटेड ही काम कर सकता है। आई कैन क्रिएट अ बॉट जो मेरे लिए एसएपी में डेटा एंटर करे दिन रात, हाँ। 24 अक्रॉस 7 365 डेज, मैं वैसा बॉट बना सकता हूँ। ह्यूमन यूजर वैसा कभी नहीं कर सकता। सही बात है। तो आपको स्केल करना है टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ये स्किल आनी चाहिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्किल की ज़रूरत होगी। एक चीज़ बताओ, जैसे हम ना कि क्यूए जो होते हैं, टेस्टर होते हैं, क्योंकि अभी ना पहले तो मैनुअल टेस्टिंग चल देती है भाई ऑटोमेशन में, वो भी चलती है, लेकिन अभी ज़्यादातर कंपनियां ऑटोमेशन में फोकस करते हैं स्टेबल। तो अगर किसी कंपनी फायरिंग चल रही है ना, मैं बताऊँ सिनेरियो, तो सोच देखते हैं कि ये मैनुअल है या मतलब ऑटोमेशन में। अगर मैनुअल वाला इसको टारगेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन वाले बोलते हैं भाई इसको ऑटोमेशन आती है, इसकी डिमांड है। करेक्ट। 10 ईयर या 12 ईयर के बाद आपको क्या लगता है कि अगर किसी टेस्टर को आरपीए में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनके लिए फीचर कैसा है? मैनुअल टेस्टर को या ऑटोमेशन टेस्टर को? दोनों में। सी अगेन, ये पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना। अगर अगर वो बंदे को इंटरेस्ट है, सी मैं इसको ना एक तरह से देखता हूँ कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसकी क्या नीड है। अगर आपको ये स्किल आती है तो टूल एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट मैटर, वो सेकेंडरी है। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, सही बात। फिर देन यू सी कि व्हाट टूल्स आई हैव और व्हाट स्किल सेट आई हैव एट माय हैंड, राइट? तो अगर ऑटोमेशन टेस्टर है या मैनुअल टेस्टर है, उसका इंटरेस्ट क्या है और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री किस तरफ मूव हो रही है, अगर वो गेज कर पा रहे हैं, वो जान पा रहे हैं, तो दे विल मूव। लेकिन टेस्टिंग का जॉब कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आप जितने भी सॉफ्टवेयर बना लो, टेस्टिंग के बिना ये, क्योंकि यू कैन नॉट प्रोडक्शनाइज एनीथिंग। बट टेस्टिंग की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता जैसे अब 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, अब इसके बाद क्या करेगा? ये टेस्टिंग तो वो इससे पहले वाला भी कर सकता है, इसको 4 5 साल की। हाँ, तो फिर बंदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकता है, कंसल्टिंग की तरफ जा सकता है, कि अगर वो उस बंदा या बंदी को टेक्निकल रहना ही पसंद है, दे डोंट वांट टू गो टू पीपल मैनेजमेंट। करेक्ट। हाँ। तो आजकल तो टेक्नो फंक्शनल के भी बहुत सारे रोल है, आप लीड बन जाओ, किसी डोमेन में एक्सपर्टीज ले लो। जैसे टेस्टिंग में भी आपके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, हाँ। फाइनेंस प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया, तो फाइनेंस डोमेन का नॉलेज ले लो। हाँ। और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फार्मा हो गया, हेल्थ केयर, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स है। देन यू हैव टू बी एन एसएमई ऑफ दैट डोमेन, तब आपका वो स्किल सेट बरकरार रहे। सिर्फ एक चीज पे आप नहीं टिक सकते, यू हैव टू चेंज। तो चेंज इज द ओनली ऑप्शन, और अपस्किलिंग इज द ओनली ऑप्शन, आई वुड पुट इट दैट वे। अच्छा, जो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है,
उनका करियर में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए और क्या करना चाहिए। सपोज करो अब न्यू टेक्नोलॉजी जैसा सेल्स फोर्स अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम पे आ गया, एक टूल्स है, तो लोगों को सेल्स फोर्स की तरफ मूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसके वजह से। अब ये है, लोग सोचते हैं कि क्या करना है, ये हमारा चल रहा है, जावा डेवलपर है अब तो चल रहा है, उससे कहाँ यही तरफ क्यों मूव होना चाहिए, राइट? तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो एआई का मैं अगेन बोलूँगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट सेल्स फोर्स की तरफ वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी हो, चाहे एआई हो या करेक्ट। जावा। जैसे ब्लॉकचेन है ना, साइबर सिक्योरिटी है, ये सारे फील्ड बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। एआई है, एआई एमएल का जो, और ये आज की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, वो अब बूम पे है बिकॉज डेमोक्रेटाइजेशन। चैट जीपीटी ने जो डेमोक्रेटाइजेशन किया है, लोगों को एक्सेसिबल बना के दिया है, जो टेक्नोलॉजी, जस्ट एन एपीआई कॉल एंड यू आर टॉकिंग टू एन एलएलएम। करेक्ट है। अगर वो किसी और ने पहले ही कर दिया होता तो आज ये वो लेवल पे वो टेक्नोलॉजी चाह चुकी होती। बट अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इफ आई एम यूजिंग एन एलएलएम मतलब मेरे को एआई आता है, बट दैट्स नॉट द केस, राइट? एआई, कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू हो, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। बट और कंपनीज, जैसे अब हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चीज़ें वही चलती है जो वेस्ट से आ रही। सिलिकॉन वैली में कुछ डेवलप हुआ, वो उसका यहाँ पे 10 साल बाद, 10 साल तक फीचर रहेगा। तो वो आपको ना थोड़ा मार्केट न्यूज़ को समझना पड़ेगा, ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, किस टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है, क्योंकि ब्लॉकचेन का भी बहुत बताया गया था फ्यूचर। वेब 3 करके आपको पता है तो आया था, बट वो नहीं है ना, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इंडिया में तो नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बिकॉज आई डोंट फॉलो दैट न्यूज़। बट एआई का ऐसा नहीं, एआई इन एवरी फील्ड, इन एवरी टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर। इट इज नॉट जस्ट अ कोर टेक्नोलॉजी, इट्स एन एनेबलर। आपका जैसे एजेंट, सेल्स फोर्स की आपने बात की, उसमें भी तो उन्होंने प्लेटफॉर्म के विद इन एजेंट फोर्स निकाला। तो ऐसा हर कोई कर रहा है। सर्विस नाउ बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपना या तो खुद डेवलप कर लेते हैं या किसी को एक्वायर करके वो मर्ज कर रही है। बट हर कोई अपने प्लेटफॉर्म में एआई फीचर्स से क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है वो कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज आउट टू देयर कॉम्पिटिटर्स इफ दे डोंट डू इट। तो अगर कंपनियां कर रही है तो हम कौन होते हैं? लाइक वी आर द इंडिविजुअल्स, वी हैव टू अपस्किल। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अदर देन एआई मैं नहीं बोल सकता अब, बट एआई को जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हमने ब्लॉकचेन की बात की थी ना, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। और बैटरी जैसे आप बात कर रहे थे, डिमांड बहुत कम है लेकिन पैकेज तो बहुत पैकेज मिलता है, लेकिन आई थिंक बहुत कम कंपनीज हैं जो उस पर काम करती हैं, स्टार्टअप्स वगैरह। दुबई वगैरह में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ट्रू। हाँ, दुबई वगैरह तो वो आपको ना क्या है कि डिमांड, मतलब वो ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे भी चीज़ें काम करती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, बट फिर आपका इंटरेस्ट भी तो अलाइन होना चाहिए। करेक्ट। अब आप मुझे बोल दो कि यार वेब 3 की बहुत डिमांड है, करोड़ का पैकेज मिल रहा है, बट मेरे में वो कैपेबिलिटी, वो इंटरेस्ट और वो एफर्ट होना चाहिए, होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं वो कर पाऊंगा। अदरवाइज खैर सुनने में तो बहुत कुछ होता है, नहीं कर सकते ना सब, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। तो आप, बट एआई का ऐसा नहीं है, आप जिस फील्ड में ही अभी हो वहाँ पे एआई कैसे आप लेवरेज कर सकते हो वो देखो ना। तो वो इजी वे है, वहाँ से फिर अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो आप चीज़ें सीखो और डेप्थ में जाके, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट करंट जो चीज़ें हैं उसको एनहेंस करो, वो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बिकम ऑब्सलीट। सो या, इन अ नटशेल, बाकी नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, बट एआई एमएल इज गोना स्टे। ठीक है। हमारी ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि यार मुझे डेटा एनालिस्ट में जाना है, या फिर किसी को AWS सीखना है, या डेवऑप्स में जाना है, या फिर मेल फ्रेम में जाना है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, म्यूसॉफ्ट में जाना है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैं बोल देता हूँ कि कोर्स ले लो। आपको क्या लगता है कि पेड कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? बाय द वे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट आपको क्या लगता है पेड कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए स्टार्ट करने के लिए? देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि पहले आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ, राइट, उस चीज़ के आप यूट्यूब वीडियोस देखो, ब्लॉग्स पढ़ो मीडियम पे या और कोई प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पे। फिर आपका देखो कि कितनी क्यूरियोसिटी बची है, और बेसिक लेवल पे तो आपको नॉलेज फ्री में मिल जाता है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डीप डाइव चाहिए, देन यू शुड गो फॉर अ कोर्स और अ मेंटर। ओके, ब्लाइंडली जाके कोर्स मत खरीद कि मैं यूडेमी पे जाऊंगा, 500 रुपए का कोर्स मिल रहा है ले लूंगा, वो पड़े रह जाए। सही बात है। आप आप पहले अपने आप को टाइम दो, और खुद से अगर आप सर्च करके चीज़ें पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड यू आर कमिटेड। देन वो पैसा, कुछ पैसा फ्री में नहीं आता रे। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको देखो ना कि आपको रिटर्न्स क्या मिलता है।
आपका इंटरेस्ट कितना है। किसी ने बोल दिया ठीक है, वो बोलते हैं जुम्मा जुम्मा 2 दिन बातें होती है, फिर आप एक वीक तक उसमें लगे रहोगे, फिर कोर्स और सब ले लोगे, इम्पल्सिव बाइंग कर लोगे, बाद में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वेस्ट हो गया। तो मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ जनरली फ्रेशर्स को, और जो न्यू न्यू है इंडस्ट्री में, लाइक 2 years 3 years, पैसा इंपॉर्टेंट रहता है सबके लिए, मोस्ट ऑफ देम के लिए। तो उसको खर्च सही तरह से करो, सही तरह से इन्वेस्ट करो। आजकल ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, सब कुछ मिल जाता है। बट आपका इंटेंट होना चाहिए। करेक्ट, यू शुड गेट द राइट इंटेंट कि मुझे क्यों करना है, तो आपको और कब तक करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें, गोल क्या है। तो आपको फिर तब खरीदना चाहिए जब आप पहले एक बार बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर कर लो थ्रू यूट्यूब एंड अदर मीडियम्स। फिर आपको डेडिकेटेडली कोई मेंटरशिप दे रहा है तो ट्राई करो उसको, उसमें भी पूरा मत एक साथ कर लो कि सारे कोर्स बाय कर लूँ, या उसमें भी जैसे बोलता है ना फूक फूक के कदम रखना। सही बात है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एकेडमिक के बाद कोई कोर्स नहीं किया है, पेड कोर्स, ओके। ऑल यूट्यूब या फ्री चैनल, फ्री मीडियम के थ्रू। बट या ऐसा नहीं लगता लाइक कोई स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैं प्रेशर हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है यार मुझे डेटा एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, पाथ क्या होना चाहिए, तो रोड मैप आजकल 50 लोग रोड मैप बना के बैठे हैं, दे रहे हैं आपको फ्री। वहाँ से आइडिया ले लो। आइडिया ले लो फिर, क्योंकि लोग अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई कोर्स ही बेच रहा है। सही बात। देयर आर गुड कंटेंट क्रिएटर्स हु एक्चुअली हेल्पिंग ऑडियंस। कोर्स उसको बेचना है, दैट्स अदर इंटेंट, बट ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको ना पैसा कोर्स बेच के नहीं कमाना है, दैट दे आर एक्चुअली गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ऐसे बहुत लोग हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्नोलॉजी पे आपको रोड मैप नहीं मिलेगा आज की डेट में। आप मुझे बताना, मैं भी देखिए मैं बना दूंगा। सही बात। सो आई डोंट थिंक कि आपको ना टू गेट स्टार्टेड पेड कोर्स चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। ओके। इफ आई एम रॉन्ग तो प्रूव मी रॉन्ग इन कमेंट सेक्शन गाइस। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके डाउट रहते हैं कि यार कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे टॉप मेरे को टॉपमेट पे लोग आया था तो मैं उनसे बोल देता हूँ टॉपमेट कनेक्ट करना बहुत सही है। लाइक मुझे गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, मैंने खुद वहाँ पे गाइडेंस दी है लोगों को। लोगों को पता नहीं रहता। मेरे भाई बंदा आया कहता है कि मैंने सेल्स फोर्स का कोर्स ले लिया सही 2000 का, मेरी जॉब नहीं लगी। मैंने कि सेल्स फोर्स का कोर्स क्यों लिया तूने इतना महंगा, और 8K में आपको बहुत सस्ता कोर्स मिल सकता है। कहीं सेल्स फोर्स में इतना कुछ है नहीं। मैं वीडियोस बना रखा हूँ पाथ वाला, जैसा आप बोलते हैं ना पूरा रोड में पता ही, तो वो फॉलो करो और आपको स्टार्ट कर दो। तो 32 आप पे करके, मुझे लगता है टॉप में ये चीजें पता चल जाती है। आइए एक अमाउंट देना पड़ता है बट आपको गाइडेंस मिल जाता है। बट वो आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाता है ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 साल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करने मिल रहा है विद इन 30 मिनट्स का स्लॉट मिल रहा हाँ है विद अ बेयर मिनिमम अमाउंट, आई डोंट थिंक इट्स नथिंग इज हार्मिंग देयर। क्योंकि हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं हुआ करता। वो एक गाइडेंस गाइडेंस कहाँ से ले, खुद फिगर आउट करना पड़ता है चीज़ें। अगर मैं ये भी बोलूँगा कि आप है ना इतना बड़ा कोर्स भी ले लोगे ना, दैट डजंट गारंटी अ जॉब। करेक्ट। उस पे आपको हैंड्स ऑन कितना है, आप कितना एफर्ट मार रहे हो, तो आपको ही करना है। आप क्या चीज़ें सीख रहे हो और उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, मेन मेन तो सारी हैंड्स ऑन चीज़ें। इट्स नॉट अ थियरी पढ़ के आप जॉब ले लोगे, नहीं हो सकता है। स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म रिलेटेड जॉब हो या डेवलपमेंट या कोर स्किल हो, तो आप जितना हैंड्स ऑन करोगे तो ही आप उसमें अच्छे होंगे। तो कोर्स लेने से मतलब जॉब मिल जाएगी ये कोई गारंटी नहीं है, और ऐसा कोई दे रहा है तो वो फिर बेवकूफ़ी बना रहा है। अरे मैंने एक प्लेटफॉर्म का प्रमोशन किया था एंड उन लोगों कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया यार आपने गलत प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन कर दिया, यार जॉब है ही नहीं। तो मुझे वो वीडियो में तुरंत डिलीट कर दी थी। बट मैं एक्चुअल कॉलेज जाना था, हुआ गया मैं उस बंदे से कनेक्ट किया कि यार कहते हैं कोर्स करा देते हैं और पूरा, और जॉब है नहीं कि बेटो कंपनी आती नहीं। होता क्या है ना, मुझे लग रहा है कुछ प्रोजेक्ट होते 2-3, वो उन्हीं को सारे बच्चों को करा दे, तो यार वो तो डीजी में तो सारा सबका सेम। सेम ही जाएगा। और आप इमेजिन करो ना, एक क्लास में अगर 60 बच्चों की क्लास है, सारे के सारे 60 बच्चों को जॉब मिली है कभी? पॉसिबिलिटीज तो बहुत कम है। मिल भी नहीं सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है ना हर चीज़ की। और वो तो कोर्स बहुत ज्यादा इतना है ना, कितने बच्चों को इसके उसमें निकालेंगे स्लॉट में। करेक्ट। और कंपनी इतना हायर कैसे करेगी। नहीं एग्जाम से नहीं कुछ ही बच्चे एक आध दो चले जाए तो बात अलग है, नहीं तो ओरिजिनल सब बस सेम ही है। हर जगह वही, अलग चेंज क्या करेंगे उसमें। वो दैट्स इट, हर जगह वही होता है। टॉप 5% गेट द थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू, अदरवाइज बाकी लोगों का नहीं हो पाता है। करेक्ट करेक्ट। अभी अभी बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग चूज ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब कहते हैं यार मुझे ना जॉब मिल गई
बट मुझे पूरे जॉब नहीं मिली, मुझे बैंगलोर मिल गया, नहीं मुझे पुणे में जॉब चाहिए, या फिर मुझे टीसीएस में जॉब तो मिल गई, बट मुझे ना वो अच्छा नहीं मिला, टैग अच्छा नहीं मिला, तो मैं ज्वाइन नहीं करा टीसीएस। व्हाट डू यू थिंक कि जब आपने ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था अपना करियर, फ्रेशर्स को चूजिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्या बताओगे? मेरी सिचुएशन थी, मेरी सिचुएशन तो वो कोड को रिलेट करती है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वहाँ करें। जो मिल जाए ले लो। जो मेरे घर में सिचुएशन ये थी कि मुझे पर मंथ 8,000 10,000 रुपीज़ चाहिए था उस ज़माने में, हाउ टू रन माई हाउस। तो मुझे इन्फोसिस ने 18,000 रुपये की जॉब दी थी। वेल एंड गुड, ले लो, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव करके टाइटल दिया था। आई डोंट बॉदर ओनली, आज भी मुझे कोई टाइटल डेवलपर का देता है और पैसा देता है 1 CR, आई विल ग्रैब इट। करेक्ट, व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम गेटिंग। अगर वो वैल्यू एड काम है, स्किल्स वाला काम है तो मैं करूँगा। टाइटल डेजिग्नेशन इज सेकेंडरी, पैसा मिल रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट, तो काम अच्छा मिलना चाहिए, पैसा अच्छा मिलना चाहिए, दो चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। बाकी डेजिग्नेशन वाइज आई एम नॉट दैट चूजी इवन टुडे ऑल्सो। ओके, मतलब जहाँ जहाँ मिले, जिस लोकेशन में मिले स्टार्ट कर। करना चाहिए, क्योंकि आप डिले करोगे ना कोई और ग्रैब करेगा, फिर आप वो गैप बढ़ेगा, फिर और स्ट्रगल करोगे, फिर एक पॉइंट आएगा बोलेगा यार वही जॉब अच्छी थी, फिर से वो चीज़ में बाद में जाओगे। तो आपको एक बार ले लेना चाहिए जॉब। देखो गौरव, इसमें क्या होता है ना, इंडिविजुअल का मेंटेलिटी भी होती है कि अगर किसी को इमिडिएटली पैसा नहीं चाहिए, दे आर वेल टू डू, हाँ करेक्ट। तो वो टाइम ले सकते हैं और रुक सकते हैं कि बेस्ट मिले। तो उन लोगों के लिए वो सही है। सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। इट इज इंडिविजुअल चॉइस कि अगर कोई उस सिचुएशन में है ही नहीं कि यार मेरे को कल से ही मुझे पैसा चाहिए, तो जो मिल रहा है ग्रैब करो एंड देन मूव ऑन। वहां पे आप, ऐसा नहीं कि यू गेट स्टक, इट्स ऑल अप टू यू, एफर्ट और मारना पड़ेगा, बट रास्ते निकलते हैं। हाँ, आई थिंक फ्रेशर का टैग हटना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वो फिर वो गैप बढ़ेगा ना आपकी, जब आप पास आउट हो गए और फिर समझो 1.5 साल तक आपने जॉब नहीं की, फिर क्या बोलोगे आप, फिर 1.5 साल लेट स्टार्ट करोगे, और हो सकता है जब नहीं मिला तो आपको दोबारा से नहीं मिला, क्या पता, क्या पता। कह नहीं सकते ना आप। चाहे किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपको बहुत सारे लोग होते हैं, एग्जैक्ट, मेरे को इन्फोसिस का और विप्रो का ऑफर आया, कौन सी ज्वाइन करो, भाई दोनों सेम ही है, कोई सी ज्वाइन करो, जहाँ पे चार साल पहले वो ज्वाइन, और जिसका ऑफर लेट ज्वाइनिंग पहले आ रही है उसको ज्वाइन कर। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं बता रहे ना कि आपको इस प्रोजेक्ट में डालेंगे या ये स्किल सेट पे जा रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं या आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, तो इवेलुएट अकॉर्डिंग टू दैट। करेक्ट। तो यहाँ पे 19-20 अगर पैकेज में हो रहा है बट टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा काम मिल रहा है, गो फॉर इट, सिंपल। करेक्ट। करेक्ट। अरे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स कितना जरूरी है, मतलब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, बहुत सारे बोलते हैं स्किल्स अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कितना जरूरी है, कंपनी में जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कम्युनिकेशन, आप किस चीज़ को बोलते हो, जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके थॉट कैसे अ, सामने वाले को नोटिफाई कर पा रहे हो या रजिस्टर कर पा रहे हो उसके माइंड में, आप क्या बोलना चाह रहे हो। हर चीज़ में ज़रूरी है यार कि आप, अब जैसे आपने 1 साल काम किया, ठीक है, आपका रिव्यू साइकिल होता है, आपका रिव्यू हो रहा है मैनेजर के साथ, टीम लीड के साथ, अब उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हो कि मैंने साल भर में क्या काम क्या किया है? तो फिर आपका जितना ही स्किल हो, आप तोड़ू फोड़ू डेवलपर हो, डजंट मैटर यार। इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट कि कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ, ये ऑब्जेक्टिव हमने मीट किया विद दिस प्रोजेक्ट, अगर आप वो क्लियरली लीडरशिप को नोट नहीं कर कन्विंस कर पा रहे हो थ्रू योर कम्युनिकेशन, डजंट मैटर। लीडरशिप के लिए इट डजंट मैटर ना, देन इट इज लाइक यू डिड नथिंग, यू डिड जस्ट व्हाट वाज गिवन टू यू। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट दैट कि जब आप मैनेजर बनोगे या वो लेवल पे जाओगे तब चाहिए, हर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ में चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल के तरफ काम करना चाहिए लोगों को। कैसे ईमेल कम्युनिकेशंस होते हैं, पोलाइटनेस, वो बेसिक होता है सब, कुछ तो नेचुरल होता है, इनबिल्ट आता है, कुछ आपको सीखना पड़ता है। तो हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है, मेरे 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 ओपिनियन, एंड दैट्स व्हाट इन माय करियर आल्सो आई हैव अप्लाइड। आई थिंक वो ना एक टाइम जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो ना, वो को सीखते जाते हैं। बट अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट चला है, तो लोग ऑफिस जाते नहीं, तो बस जो काम मिल रहा है कर लेते हैं, ऑफिस कॉल्स में जो अटेंड हो रहा है ठीक है। जब ऑफिस जाते हो, 4 लोगों से आप बातें करोगे, तो वहाँ पर हो जाएगा अरे भाई ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट ऐसा हो रहा है ना, हम लोगों को दिक्कत आ रही है भाई, वहाँ क्या बोले, वहाँ क्या, और ये हम लोगों को नहीं दिक्कत आ रही, क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस में पहले काम कर लगा रहे हैं। जो फ्रेशर अभी ज्वाइन किया 21 के को 2022 कह रहा हूँ, हाँ यस यस, उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के डाउट हो रहा है कि उनको काम करना चाहिए स्किल्स पे। आजकल छोटे मोटे कोर्सेज कर लो, यूट्यूब पे पहले देख लो, लिंक्डइन लर्निंग पे देख लो,
अगर आपका सब्सक्रिप्शन है यूडीमी फॉर बिजनेस या लिंक्डइन लर्निंग का, एज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको अगर मिल रहा है, कुछ कुछ कंपनियां देती है राइट सब्सक्रिप्शन, तो उनको लेवरेज करो, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। वहाँ पे कुछ कर लो 1 घंटे का कोर्स। यहाँ ये हार्ड स्किल है, ये आपको ऐसे पढ़ के नहीं सीख सकते हो, ये आप धीरे धीरे आपको इनकलकेट करना पड़े खुद के डे टू डे लाइफ में, बिहेवियर में। तो ये चीज़ें टाइम लगता है सीखने में, धीरे धीरे आती है और प्रैक्टिकल कर करके आती है। सॉफ्ट स्किल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जेस्चर्स क्या होने चाहिए, माई मतलब मेरा मोमेंट क्या होना चाहिए, तो आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, सो यू स्टिल लर्निंग, नोबडी इज परफेक्ट, बट आपको ज़रूरी है ये चीज़ें साथ साथ आपके टेक स्किल के साथ साथ। बहुत काम आती है ऑफिस में जब जाओगे ना, तो अभी पता चलेगा भाई ये चीज़ें बिल्कुल ही करनी होती है। कॉलेज लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है बिल्कुल, और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। यस। आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। जो आप बेसिक कर सकते हो कॉलेज में, वो सारी कंपनी में तुम कभी ना कर पाओगे। और एक एक चीज़ें नोटिस की जाती हैं, भाई तुम क्या बोल रहे हो। सी एट द एंड बिजनेस रन कर रहे हैं वो लोग, तरह वो आपके लिए चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं। सही बात है। सो वो रोल के लिए जो भी चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगा, वहाँ पे सारा कॉर्पोरेट कल्चर भी होगा, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखी जाएगी, हार्ड हार्ड भी होगा आपके लिए चीज़ें करना, सारा कुछ होगा। बिकॉज एट द एंड दे आर रनिंग अ बिजनेस, दे आर रनिंग अ शो, हाँ। एंड यू आर हायर्ड फॉर दैट वर्क, यू आर ऑल्सो गेटिंग मनी फॉर दैट। एक चीज होता है, एआई ऑटोमेशन के टाइम पे अपने आपको मतलब करियर ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, आगे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। किसी भी में अगर पैकेज के वे में कि पैकेज नहीं मिल रहा या ऑटोमेशन की तरफ जाए तो शायद पैकेज मिल सकता है। कैसे ग्रोथ, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे ग्रोथ करना चाहिए। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और मुझे टॉपमेट पे मेरे यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग आते, वो पूछते रहते हैं, लिंक्डइन लिंक्डइन डीएम्स आते रहते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, ज़्यादातर तो मेरे पास है ना आरपी डेवलपर्स के आते हैं, बिकॉज आई क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट कम्युनिटी ना, तो डेफिनेटली वही आएंगे ज़्यादातर। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जहाँ पर हो ना, पहले वहाँ से शुरुआत कर। आप रातों रात तो कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसा ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड आपको मिलेगा नहीं कि रातों रात या मे बी 10-15 डेज में आप एआई डेवलपर बन गए, नहीं हो सकता। नहीं बस। तो आप अभी जो भी काम कर रहे हो उसमें एआई कैसे लेवरेज कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसके बेसिक सीखो। जैसे मैंने भी क्या किया, मैं आरपीए में एज अ प्लेटफॉर्म सोल्यूशन प्रोवाइडर था, आर्किटेक्ट था, हूँ इनफैक्ट, नॉट था, बट अब एआई की सोल्यूशनिंग भी मुझे प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाउंडेशन नॉलेज सीखूंगा, एआई कैसे काम करता है, जेन एआई कैसे काम करता है, व्हाट आर एलएलएम्स, व्हाट आर टूल्स, व्हाट इज मेमोरी, कितने तरह के फ्रेमवर्क्स हैं, क्या लेवरेज किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, इसको इस तरह क्यों कर रहे हैं, वो सारा सीखना पड़ता है। सीखोगे सीखोगे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आ जाएगा, तो फिर आपका पैकेज भी बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। करंट कंपनी में नहीं बढ़ रहा है तो आपके स्किल्स है तो बाहर देखो, ट्राई करो, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। पैकेज ही बढ़ाना है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ, या इंटरनली इंटरनली ढूंढो ऐसा प्रोजेक्ट जहां आपको वो स्किल्स और शार्पन करने मिल रहा है। वो तो बेस्ट वे होता है, सबसे बेस्ट वे होता है इंटरनल जॉब मूवमेंट। बहुत लोगों को नहीं पता है करेक्ट कि ऐसा भी कोई, और बहुत सारी कंपनी में नहीं भी होता है, जैसे छोटी मिड कंपनीज हैं वहाँ पे आईजेपीज नहीं होते इंटरनल जॉब मूवमेंट्स। तो लोगों को बता देते हैं कि इंटरनल जॉब मूवमेंट मतलब अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो और उसी कंपनी में आपके करंट टीम के अलावा और भी कहीं अपॉर्चुनिटी है और यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपका एक इंटरव्यू होगा, और एक जैसे आप बाहर स्विच मार रहे हो वैसा ही एक स्विच हो जाएगा इंटरनली। अब वहाँ पे पैसे बढ़ के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट गेम, अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर उनके पास बजट है तो वो दे देंगे, नहीं है तो आपको नई स्किल पे काम करने मिलेगा, आपकी स्किल्स बढ़ाने को मिले। तो वो सबसे अच्छा स्विच होता है मेरे मानने में, क्योंकि आप सेम कंपनी में रह के स्किल्स शार्प कर पा रहे हो। और फिर आप, अगर आपको नहीं जस्टिफाई हो रहा है एनवायरनमेंट और पैकेज, मूव आउट। नहीं डेफिनेटली ऐसा होता ही है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैंने कितना लोग देखे हैं कि पहले इनका टैग अच्छा नहीं था, फिर वो उन्होंने पढ़ लिया। मैंने इन्फोसिस में भी किया ना ऐसे ही, तभी तो जाके मुझे डेवलपमेंट में रोल मिला। और ऐसा टफ नहीं होता, मतलब बेस ऐसा इंटरव्यू सा होकर है और इजीली आप। इट इज नॉट दैट टफ एज गिविंग एन इंटरव्यू टू आउटसाइडर कंपनी। करेक्ट, और वो भी बहुत इजी होता है। मतलब अगर आप जिस टैग में काम कर रहे हो ना, और आपने वो इंटरव्यू तो आप क्लियर कर लोगे खाते से रहते हैं, क्योंकि वो इजी रहता है। तो आप सोच सकते हो कि वो इंटरनेट जॉब पोस्टिंग वाला तो बहुत ज़्यादा बहुत। लाइक मैं अभी एआई की बहुत सारी वीडियोस वगैरह चेक करता हूँ, बिल्कुल कंप्लीटली ऐसा लगेगा भाई एआई क्या कर रहा है। लोगों के फेस को ऐसे चेंज कर देता है ना, आपको रियल पिक्चर्स लगेगी, है ना, बोली कुछ पिक्चर्स लगेगी। या लाइक ये क्या हो रहा है ना, लोगों को बेच रहा है भाई, देखना कह रहा है भाई एआई कहाँ खत्म कर देगा। लोग पता नहीं चलेगा आपके फेस में क्या चल रहा है। हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो गए वो लोग। तो
एडवांसमेंट काफ़ी हुए हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ना प्रोडक्शनाइज करना सोल्यूशन को बहुत कॉस्टली है एट दिस टाइम। आप एआई में बहुत सारा, क्या बोल सकते हैं उसको, क्रांति आई, लेकिन लेकिन उसको रियल यूज़ करना बिजनेस के लिए, उसको उसमें बहुत कॉस्टिंग जा रही है अभी फिलहाल, नो डाउट। तो पीओसी लेवल पे, पॉइंट ऑफ व्यू लेवल पे सॉल्यूशंस आर गुड, बट जब आप उसको प्रोडक्शनाइज करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप गार्ड रेल्स क्या बनाओगे, लोगों को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, रेस्पॉन्सिबली एआई को कैसे यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें, फिर बजट्स, टोकन कितने कंज्यूम हो रहे हैं, और फिर जो डेटा एआई देगा वो कितना एक्यूरेट है, हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है, फिर उसमें भी ह्यूमन यूजर को आपको बिठाना पड़ेगा टू वैलिडेट सिस्टम। सही बात। ये सारी चीज़ों को अगर एंड टू एंड आप सोचो ना, तो उतना सक्सेसफुल भी अभी नहीं हुआ है ये, कि प्रोडक्शनाइज कर सके हम यूज केसेस को धड़ाधड़ धड़ा। नो, कैपेबिलिटी ऑब्वियसली इज देयर, बट उसको थोड़ा अभी कॉस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज पे काम करना पड़ेगा था। तो अभी देखे होंगे ना अपने कि तरह तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, थोड़ा कम कॉस्टिंग में भी आप बना पाओगे सोल्यूशन। सर वो जब हो जाएगा तब और स्केल पे काम होगा फिर। कहीं ना कहीं कंपनी को ये भी रहता है ना कि 100% रेट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। आप बात कर रहे थे हाँ कि जैसे आपने सोचा कि आपने कोई भी रिकमेंडेशन मॉडल निकाला, तो जो रिकमेंड कर रहा है वो सही बेसिस पे कर रहा है, डेटा सही ले रहा है या नहीं ले रहा, एक्यूरेसी कितनी आ रही है उसमें, उससे फिर उसके लिए पहले अपने को डेटा भी सही करना पड़ेगा। 90% ऑफ द प्रॉब्लम आर विद डेटा ओनली। अगर डेटा सही नहीं है तो ये क्या काम क्या काम करेगा। तो डेटा ही गलत दे देगा तो लोग इस तब चीज चेंज हो जाएगी। तो मोस्टली लोग वहाँ पे भी थोड़ा मार्क कराते हैं भाई एआई में कि वो एक्यूरेट डेटा नहीं दे पाता, और लोग सोचते हैं कि भाई कितना एक्यूरेट डेटा हम दे पाए। अगर आपने सोचो कोई भी अमाउंट से रिलेटेड आपने रिकमेंडेशन मॉडल बना दिया है ना, मतलब जो आपके प्रीवियस अकाउंट को चेक करके जो क्रिटिकल हो गया इस वजह, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, ये बहुत क्रिटिकल सेगमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल बिजनेसेस होते हैं। यहाँ अगर मार्जिन ऑफ एरर नल है, जीरो, कुछ भी आप एरर नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको ह्यूमन वैलिडेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा सारी चीजें। एक्जैक्टली। बट उसके पहले आप जो भी काम कर सकते हो करवा सकते हो एआई ऑटोमेशन से। इसमें एक केवियट है, मैं एक नोट ऐड करना चाहूंगा कि मैं ऑटोमेशन की जो बात कर रहा हूँ कि एआई आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर यूज केस में हमको एआई यूज करना है। देयर आर स्टिल लॉट ऑफ यूज केसेस डजंट नीड एलएलएम, डजंट नीड एआई, स्टिल ट्रेडिशनल वे में वो उनको करना है, उनका उतना ही काम, कोई नॉलेज थिंकिंग नहीं है, रिपीटेटिव काम है। यहाँ से डेटा उठाया, यहाँ डाला, डेटा मसाजिंग किया, डेटा को स्ट्रक्चर किया, वहाँ डाल दिया, डंप कर, इतना ही काम है। उसमें आप एआई कहाँ लगाओगे जबरदस्ती? तो ऐसे भी बहुत काम है अभी भी, और वो रहेंगे, क्योंकि वहाँ एआई का कोई काम ही काम ही नहीं है, सही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आरपी इज डेड। मैं बहुत सुनता हूँ ये, राइट, आरपी इज डेड नाउ, फ्यूचर इज एआई। ऑब्वियसली फ्यूचर इज एआई, बट इट इज अलोंग विद आरपी। आरपी डेड नहीं हो सकता, लॉजिकल सोचो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे यूज केस में एआई की जरूरत नहीं है। तो जिस यूज केस में एआई की जरूरत नहीं है और एपीआई अवेलेबल नहीं है, तो आरपी इज द ओनली टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्टेड। सो ये कीवर्ड है, मतलब ये पॉइंट ऐड करना। सारे लोगों की डाउट भी रिसीव आरबीआई के खत्म पे एआई की चर्चा। बिल्कुल। आपने डीप सीक का नाम सुना है? सुनाई। आपको क्या लगता है डीप सीक और चैट जीपीटी का कौन सा अच्छा है? मैंने ना उतना लेवल पे ट्राई नहीं किया डीप सीक को, यूज किया है क्या? यूज किया है, हाँ। बट मैंने उतना ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ नहीं किया जितना मैंने चैट जीपीटी को। ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज था चैट जीपीटी को, बट मैंने ना क्लॉड का काफ़ी यूज़ किया है। हाँ, वो बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। रीजनिंग, जब रीजनिंग बेस्ड चीज़ें करनी है ना, तो क्लॉड बहुत अच्छा लगा मुझे। बट हाँ, डीप सीक पे जब आप बात कर रहे हो, तो अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना। तो पता नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर ओपन एआई को यूएस की बैकिंग है, तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसे अच्छा है। जो टेस्ट हुए थे, जो अभी तो मैनस करके भी एक आया था, वो भी चाइना के थ्रू ही था। मैनस एआई, जो आपको सिस्टम भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, इट विल रन ऑन इज ओन, यू कैन गो एंड डू योर ओन अदर वर्क, इट विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग, यू जस्ट इट विल रन ऑन वन ऑफ द वीएम वर्चुअल मशीन्स। ऑटोमेशन आरपीए वाला काम दोनों कर देगा, बट इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू सोल्यूशन, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम। बट हाँ, हो सकता है वो ड्यूरिंग गिवन द टाइम लाइन्स लाइक 2-3 years में हो सकता है स्टेबल, हु नोज। बट अगेन लाते आ जाती कॉस्ट पे, कॉस्ट टू रन दैट। आरपीए में अगर कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो रहा है, तो बिजनेस क्यों करेगा वो वही काम एआई के थ्रू? अगर कुछ काम कम पैसे में हो जाए, तो आप उसके पैसे ज़्यादा क्यों दोगे? तो बट ये नोट नोट मैं इसलिए ऐड करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे आरपीए डेवलपर
ऐसे सोच रहे थे कि सिर्फ एआई इज द सोल्यूशन, एआई इज द सोल्यूशन। नहीं, आपकी जो कोर स्किल सेट है वो भी काम आएगी डेफिनेटली। हर चीज में। आप एआई एआई नहीं लगा सकते और नहीं लगाना भी है, और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, एआई लगा दो। ए जाएगी। और देयर इज अ कॉस्ट ना, कॉस्ट एसोसिएटेड। तो बिजनेस रन कर रहे आप फन के लिए करो, फन प्रोजेक्ट्स बनाओ, सही बात। बट जब बिजनेस की बात आ जाती है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज द ओनली थिंग। करेक्ट। अच्छा, अपना टेक फील्ड में अपना करियर लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक आपको 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए थे 15 ईयर? सो इसको मैं दो पार्ट में आंसर करता हूँ कि एक तो लॉन्ग टर्म करियर का कैसे सोचे या सिक्योर करने का। तो सिक्योरिटी करके ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, पहली बात, बिकॉज वी ऑल वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट। गवर्नमेंट का होता तो मैं फिर भी मानता कि चलो रिटायरमेंट तक सस्पेंड कर देंगे, या कुछ गलती होगी तो सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जॉब तो नहीं जाएगी जॉब। बट वो सीन है नहीं आईटी सेक्टर में। इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। तो प्रॉफिट हो रहा है आपसे, जब तक कंपनी को उम्मीद है वो खरे उतर रहे हो, हाँ। आपसे पैसा निकल रहा है, यू आर गुड। जिस दिन नहीं निकल रहा है, इट्स अ ले ऑफ सिचुएशन। तो बट स्टिल आपकी तरफ से आप प्रिपेयर्ड रहो कि आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो कंपनी के एक्सपेक्टेशन में, तो उसमें आपको अपस्किलिंग इज द ओनली ऑप्शन। और व्हेन आई से अपस्किलिंग, रैंडमली कोई भी चीज पे अपस्किल करना भी कोई फायदा नहीं। आपके करंट रोल से अलाइंड क्या हो रहा है और आप ट्रेंड क्या देख रहे हो, अगेन उसी पे बात आ जाती है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। जैसे ऑटोमेशन, लोग है ना स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख के भी ऑटोमेशन करते थे, पाइथन, पाइथन लिख दिया, मैक्रो लिख दिया, वीबीए मैक्रो, और स्क्रिप्ट लिख दी है ना, वीबी स्क्रिप्ट। बट उससे भी काम चल जाता, बट उससे ना एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं मिल पाता था कंट्रोल वे में। इट वाज लाइक कोई ज्यादा था, स्क्रिप्ट चलाता था, वो काम हो गया, अगेन वो मैनुअल एफर्ट है। फिर उसका कोई लॉग नहीं है, ऑडिट ट्रेल नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो उसको एनहांस किया, प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने, फिर आप उस तरह से ऑटोमेट करो, तो आपको अपस्किल करना पड़ वो सीखने के लिए। तो अपस्किलिंग आपको राइट डायरेक्शन में, जिस जिस फील्ड में आप हो और कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो ना, वहीं अपस्किल करो, पहली बात। और उसमें एक फ्लेवर डाल दो ट्रेंडी टेक्नोलॉजी का, आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इस मैं जो नाम ले रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे उसके भरोसे मत जाओ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कोई भी ले सकते हो ट्रेंड, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, वेब 3 हो गया, वेब मेथड करके भी एक है जो म्यूलसॉफ्ट और भी बहुत सारे टूल्स है ना, वो वेब मेथड एक टेक्नोलॉजी है जिससे के थ्रू डेटा एक्सचेंज होता है, वो हो गया। फिर सेल्स फोर्स हो गया ना डायनामिक्स में, ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया। हाँ। तो ये आपको पता है कि इसमें अभी ज़्यादा काम आ रहा है, बिकॉज एवरीबडी वांट टू ऑप्टिमाइज देयर कॉस्ट एंड डू मैक्सिमम। वो कैसे हो सकता है, सिस्टम एंड प्रोसेस को ऑटोमेट करके ही हो सकता है, राइट। कि कम ह्यूमन अगर काम करेगा तो देयर इज मार्जिन ऑफ एरर, की चीज़ों पे एरर भी आएगा, ह्यूमन छुट्टी भी लेगा, बहुत सारी चीज़ें। बट एआई या ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर, वो दिन रात अगर उसको कोड किया तो उसी तरीके से काम करेगा हमेशा, तो प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा। तो ऑटोमेशन की तरफ हर कंपनी का फोकस है। तो ये अलाइड टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी, तो इन पे अपस्किल करना इज ऑलवेज गुड आइडिया टू सिक्योर योर करियर। सिक्योरिटी की जब बात आ जाती है तो आपको स्किल्स को सिक्योर करना है, तो आपका फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाए, राइट। वो एक पार्ट हो गया। सेकंड, आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, राइट। सो या 15 ईयर्स की जर्नी, अब लगता है कि हो गया है बहुत, 15 ईयर्स इज अ बिग नंबर। बट एट हार्ट एंड एट माइंड आई डोंट फील कि मैं 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। लाइक मेरा भी बिहेवियर वैसा ही रहता है कि जो 7-8 साल के एक्सपीरियंस पे रहना चाहिए, विद कलीग्स एंड विद जूनियर्स एंड एवरीबडी इन द टीम। पता नहीं वो अब नेचुरल है मेरा, बहुत लोगों का नहीं होता होगा नेचुरल। बट चैलेंजेस आए हैं, हर फेज ऑफ लाइफ में आए हैं। पहला तो शुरुआत ही वैसे हुई थी इन्फोसिस में, 3-4 साल रात को नाइट शिफ्ट करो, सुबह पढ़ाई करो, थोड़ी देर सो, अकेले रहो, खाना वाना, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया था, तो वो अलग चैलेंज थे कि कोप अप करना है, हर कोई तो है यहाँ पे, खुद को प्रूफ करना है, खुद को सीखना है। 1 साल लग गया वहाँ पे घिसने में और अप टू द स्पीड आने में। फिर उसके बाद आरपीए में गए तो अलग चैलेंज, आरपीए का आर भी नहीं आता था। कंपनी ने तो हायर कर लिया था बेस्ड ऑन माय डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, हाँ। उनको पता था कैपेबल है और कर लेंगे, तो बट प्रूफ तो खुद को करना पड़ेगा। तो फिर वो सीखा, अगेन 1 ईयर वहाँ गए, फिर वहाँ से स्विच मारा एज एन आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट आप बहुत बहुत चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होते हो, एंड टू एंड सोल्यूशनिंग करना। वो फिर वो भी चैलेंज है, हर फेज ऑफ लाइफ में एक चैलेंज है।
फिर पीपीटीज बनाने होते हैं, प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, लीडरशिप को कन्विंस करना होता है कि ये टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर है इसका, इसको हम इस तरह से लेवरेज कर सकते, सारा बहुत सारी चीज़ें होती है। वो हर हर एक फेज में हर एक अलग अलग चैलेंज आता है, और लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज। अगर वो नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अगर चैलेंज नहीं है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर गेटिंग इनटू अ कंफर्ट जोन, एंड दैट्स रियली नॉट गुड फॉर यू। करेक्ट। आई होप आई आंसर्ड। हाँ। एक लोगों को डाउट रहता है कि यार अभी जाएंगे आईटी में, मस्त लाइफ होगी, 9 to 6 जाओ, वहाँ चिल माहौल रहता है। ऐसा चिल माहौल होता है या नहीं होता? चिल वाला माहौल, सी, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में यू गेट थ्रोन इनटू। एज एज अ फ्रेशर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हो कंपनी में, आप किस प्रोजेक्ट में गए हो। इन्फोसिस में ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जो जहाँ पे चिल था, हाँ। हम लोग 2-3 घंटे पूरे दिन में काम करते थे, फिर बाकी कैंपस की फैसिलिटीज यूज करते थे। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें 14 घंटा, 16 घंटा भी काम करना पड़ता, मैंने किया भी है। तो इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके रोल से। तो बट या इन इंडिया इट्स अ मिथ कि वर्क लाइफ बैलेंस है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स, ये सरकारी जॉब नहीं है ये यार 10 बजे लॉग इन किया, 5 बजे छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आईटी सेक्टर में देयर इज नो मेजरिंग ऑफ योर आउटकम्स आल्सो, कि एक बंदा कोई मॉड्यूल पूरे दिन में डेवलप कर देगा, एक बंदा ना 3 दिन में भी नहीं डेवलप कर पाएगा अगर आप स्टक हो गए किसी प्रॉब्लम में। और बहुत सारे ना किसी पे डिपेंडेंसीज है, ब्लॉकर्स है, टाइम लगता है चीज़ों। तो देर इज नो वे टू कैलकुलेट। जैसे आप एक फैक्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, आपको पता है ये बंदा हाथ से काम करेगा तो 60-70 चीजें बना पाएगा इस दिन में, 8 घंटे की ड्यूरेशन में। तो उनका फिक्स है कि ये आउटपुट आना चाहिए, दैट मीन्स यू हैव वर्क फॉर 8 आवर्स। हाँ। फिर आपको ओवर टाइम मिलेगा अगर आपने ज्यादा किया। आईटी में ऐसा आउटकम मेजर नहीं कर सकते आप, कैसे क्या बोला, ये पता नहीं चल। कर ही नहीं सकते हो। बट हाँ, स्टिल एन एक्सपेक्टेशन इज कि 9 आवर आपको जॉब करना पड़ता है, उसमें 8 आवर शिफ्ट ही होती है। 9 आवर में से 1 आवर इज योर ब्रेक्स, हाँ। इंक्लूडिंग लंच एंड एवरीथिंग। तो ऐसा 9 आवर्स का लोगों ने बनाया हुआ है, बट वो जनरली 9 आवर्स होता नहीं है। हाँ। एंड जैसे जैसे आप जैसे क्रिटिकल रोल में जाते हो, या जैसे जैसे थोड़ा हाई रोल में जाते हो, रिस्पॉन्सिबल रोल में जाते हो, तो वो बढ़ते जाता है। करेक्ट। इट इज इजीली 10 to 12 आवर्स इजीली। फिर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कोई वर्कहॉलिक होता है तो और ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम कर। बट आई थिंक कि प्रोडक्टिव काम को आपको करना है तो 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स शुड बी फाइन। उसके आगे बंदा प्रोडक्टिव रह भी नहीं सकता है, इट इज ड्रैगिंग ऑफ वर्क। करेक्ट। सो या दैट इज माई आंसर। आई थिंक वो एक चीज ये भी है ना कि जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बीच में कहीं भी चले भी नहीं। तो वो फ्लेक्सिबल वर्किंग हो गई, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते यार मैंने 8 बजे काम स्टार्ट किया तो मैं रात को 8 तक नहीं करूंगा। बट आपने बीच में जो ब्रेक भी तो लिया, वो भी तो देखो। अभी तो आप आउट करो भाई, राउंड रिफर्स्ट में जा रहे हो, आप लंच कर रहे हो, और मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी चला, सुबह लेट उठते हो। बहुत सारी कंपनी अभी आपको ना फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन इसलिए दे रही है कि आप मैनेज करो वर्क को। करेक्ट। सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मैनेज करो। करेक्ट। दैट्स हाउ द ऑर्गेनाइजेशन लुक एट इट। तो नहीं तो फिर आपको फिर वो अगेन एमएनसीज की तरह फिक्स 9 आवर्स बिठा देंगे, लॉग इन आवर्स इन 9 बैठ के करो। होना चाहिए। फिर काम है नहीं है, बट आपको स्टिल यू हैव टू क्लॉक दैट आवर्स। करेक्ट। अभी टीसीएस में चल रहा है 5 डे वर्किंग हो गया वहाँ भी है, मतलब ऑफिस से काम करना है आपको। और लिटरली मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार 5 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। पहले भी जाते थे, व्हाट इज अ चेंज। लेकिन अभी क्या, अब लोगों को आदत पड़ गई है ना वर्कशॉप, वो दिक्कत है। करेक्ट। अब लोगों को आदत रहेगी घर से काम करने की, अब उन्हें लगता है ऑफिस को जा, तो 5 दिन बहुत हो रहा है अब लोगों की। करेक्ट। पहले पहले लोग थे यार, बोल रहा है, बट वी हैव टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव आल्सो। उन्होंने क्यों इम्पोज किया, ये भी उसका भी कोई कारण होगा ना। मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होगा उन वर्कफोर्स से। काफी पहले भी तो चीजें ऐसे चलती थी, अब क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ना जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, और भी अदर कंपनीज हैं, उनमें ओडीसी का कॉन्सेप्ट भी होता है, इफ यू नो। करेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनको उस बेसिस पे मिलते हैं कि आपके सिक्योर जोन में आप काम करवाओगे। एग्जैक्टली, तो वो भी रीजन है ना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। कंपनी भी ऐसे उठ के कल को कोई डिसीजन नहीं लेती है, दे थिंक थ्रू इट। सो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हो तो लोग ज्यादा काम करते। एग्जैक्टली। और ऑफिस जाके लोग इतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि तो उसी को बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ जो पहले था। आप ले जाओ, हाँ सही कह रहे हो। क्लॉक 9 o'clock या 9:30 या 10, जो भी आपका टाइमिंग, जाओ वहीं सिस्टम पे काम करो। काम और ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आओ, घर पे आओ, रिलैक्स करो और अपस्किलिंग करो।
You don't have to carry that work along with you. करेक्ट करेक्ट। अभी तो ये रहता है कि लैपटॉप में है ही है, 10 से चलो 11 बजे मीटिंग ज्वाइन कर लो, 10 बजे भी जाओ, लोग करते भी कर कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर मिल जाएगा घर पे, तभी भी तुम तो जा सकते। तो कंपनी ने भी फ्लेक्सिबल आवर इसलिए निकाला कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर करेक्ट, बट अब आप उसमें सिर्फ अपना ही फायदा देखोगे तो नहीं चले, बिजनेस भी तो चलाना है कंपनी। सही बात है, अब आप अपने ही देखते रहोगे तो क्या चलेगा, नहीं होगा। सो या ये तो आरपी डेवलपर बोलते हैं आप, तो इसमें एक्चुअल काम क्या होता है? कोडिंग तो आपने बोला था कि नहीं करना होता है, तो एक्चुअल क्या काम करना होता है, एक तो आइडिया दो कि कैसे रहता है मशीन में। ठीक है, सो आरपीए डेवलपर का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ना आरपीए डेवलपमेंट के टूल्स है और प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया था यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट, ये ना इन्होंने क्या प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रखे। प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे आप इमेजिन करो वीएस कोड, हाँ वीएस कोड तो पता है ना बहुत सारे लोगों को, या विजुअल स्टूडियो कोड या जावा का जो भी एडिटर है, क्या एक्लिप्स, इक्लिप्स। तो वो एज ए एडिटर इमेजिन कर लो इनके इनके प्लेटफॉर्म को। सैस टूल होता है, लाइक इट्स ऑल क्लाउड, तो उस पे ना आपको मेथड्स मिल जाएंगे टू ड्रैग एंड ड्रॉप, कि अगर आपको एक एक्सेल ओपन करनी है तो यू गेट ऑल द मेथड्स टू ओपन देन एक्सेल एंड परफॉर्म एनी एक्टिविटी। फिर कुछ चीज उसमें सपोर्टेड नहीं है तो आप पाइथन इंजेक्ट कर सकते हो, यू कैन राइट पाइथन कोड एंड इंजेक्ट इट टू गेट दैट थिंग, दैट यू कैन राइट जावा कोड, यू कैन राइट डॉट नेट कोड, एनी लैंग्वेज कोड यू कैन राइट एंड इंजेक्ट। अगर प्लेटफॉर्म में एक्सटेंशन की बात। एक्सटेंशन, हाँ, अगर प्लेटफॉर्म में आपको वो कैपेबिलिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो जेनेरिक ही होगा ना, बट फिर भी कुछ आपका ऐसा यूज केस आ गया कि जिसमें आपको कुछ चीजें करनी है, वो बिल्ट इन टूल्स के थ्रू नहीं हो रही है, तो आप उसमें ना कोड कर सकते हो, कोर कोर कोडिंग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, वो विद इन प्लेटफॉर्म ही हो जाता है। हाँ हाँ। आपको बस कोड लिखना पड़ता है उसके लिए, जैसे वेब सर्विस बना दी या क्लास लाइब्रेरी बना दी, कुछ भी बना के उस पर इंजेक्ट कर सकते ये आरपीएम में। हैं आरपीएम में, ओके। आरबीआई के प्लेटफॉर्म में। और ये कोड किस में लिखा जाता है? सो कोड कोड पहला तो प्लेटफॉर्म यूज करके हम जो बॉट बनाते हैं वो प्लेटफॉर्म का ही होता है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, इट्स अ कॉम्पोनेंट्स। अच्छा अच्छा। हाँ। सो ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो बिहाइंड द सीन उनकी मेरे को पता है लैंग्वेज क्या है, लाइक यूआईपाथ में डॉट नेट यूज होती है और ऑटोमेशन एनवायरनमेंट में जावा यूज होती है। जावा। क्योंकि मैंने उतना डीपली काम किया तो बिहाइंड वो प्लेटफॉर्म किस लैंग्वेज पे लिखा गया था वो मुझे पता है, बट एज अ आरपीए डेवलपर, कंज्यूमर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, उनको वो चीज़ पता होने की जरूरत नहीं, वो टूल को ही यूज करके दे कैन बिल्ड देयर बॉट्स। ठीक है, बट व्हेन आई से कि एनीबडी कैन बिल्ड, हाँ दे कैन बिल्ड, बट आपको ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, कैसे कोड काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकता है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कोडिंग आना चाहिए। आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, जनरली जो लोग प्रमोट करते हैं आरपीए का कोर्सेज या जो भी टेक्नोलॉजी, वो बोलते हैं कि कोई भी डेवलप कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बट बेसिक बॉट लाइक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, लिटिल मोर देन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, लेकिन स्केल नहीं कर सकता, आगे नहीं, आगे ग्रोथ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कोडिंग का बेसिक्स आना चाहिए, फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए आपके, कि वेब मेथड, सॉरी, वेब के प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावा प्रिंसिपल्स, लाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सटेंसिवली आना चाहिए, इंटरमीडिएटली लेवल का नॉलेज आना चाहिए। फिर जैसे आप मेरे पास आए, आप ना डेली काम करते हो, आपको डेली मेल आता है, मेल पे आपको एक एक्सेल फाइल आती है जिसमें 10 बंदे हैं, या कभी रैंडमली चेंज होता है, 100 रिकॉर्ड्स है, आपको ना ये डेटा ना किसी सिस्टम में डालना है, आप डेली ये काम मैन्युअली करते हो, मेल आएगा, मेल खोला, डेटा कॉपी पेस्ट किया, उधर डाला, ये काम के लिए मैं बॉट बना सकता हूँ। जैसे ही मेल ट्रिगर हुआ, मेरा बॉट उसको डेटा को डाउनलोड करेगा, एक्सेल को, एक रिकॉर्ड पिक करेगा, सारा सिस्टम में डालते जाएगा, लूप में डालते डालते जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, तो ट्राई एरर हैंडलिंग सब कुछ आप कर सकते हो एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इंटीग्रेशन होता है इसमें, मतलब हाँ, अदर सिस्टम से भी इंटीग्रेशन होता है थ्रू एपीआईज, जैसे मुझे सेल्स फोर्स में कुछ डेटा डालना है, हाँ तो मैं देखूंगा कि सेल्स फोर्स में कहाँ मुझे डेटा डालना है, किस फॉर्म में डालना है या किस मॉड्यूल में डालना है, तो उसका अगर एपीआई एक्सपोज्ड है तो आई विल लेवरेज एपीआई थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन इंटरेक्शंस करूंगा, जैसे ह्यूमन यूजर करता है। हाँ। एज ए ह्यूमन यूजर मैं क्या करूंगा, सेल्स फोर्स लॉग इन करूंगा, फिर वो फॉर्म पे जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके डेटा एंटर करूंगा, ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन हो के थ्रू कर सकते हैं, करते हैं कि, तो एज अ ह्यूमन यूजर आपके जो भी एक्शंस होंगे उनको मिमिक किया जा सकता है। ये क्या एग्जाम्पल होता है, जैसे सपोज करो हमको सेल्स फोर्स में डेटा ट्रांसफर करना है किसी ऑब्जेक्ट में,
आप अपनी साइड से जैसे एपीआई मैंने एक्सपोज कर दी, तो आप उसको इंडिया ये तो एपीआई वाला काम हो गया। अब फॉर एग्जांपल एपीआई अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि स्क्रीन खोलूं हाँ और स्क्रीन पे जाके डेटा डालूं। तो मैं वो बॉट को कोड करूंगा इस तरह से कि वो जाए ऐसे, पहले तो इंस्टेंस लॉन्च करे, फिर उसमें क्रेडेंशियल डाले कि यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले, फिर लॉगिन हो, और फिर वो जाके वो स्क्रीन पे आगे नेविगेशन करे और डेटा डाले। तो ये सारा हम बना सकते फिर वो पासवर्ड और वो कैसी हैं। वो क्रेडेंशियल वॉल्ट्स होते हैं, वॉल्ट में स्टोर कर सकते हो आप। अच्छा अच्छा वो सारा। वो यूआई को ट्रैक कर लेगी, फिर वहां से पासवर्ड लगे, यस, फिर रिमोट काम करना स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट। इसका यूज केस कहाँ पे इंडस्ट्री है? हर जगह जहाँ भी डेटा इन्वॉल्व है, हर जगह। जैसे बेड फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या हेल्थ केयर डोमेन है या फाइनेंस का डोमेन है, हर जगह डेटा सिस्टम के थ्रू ट्रैवर्स तो करता ही हाँ है। एक बेस्ट एग्जांपल ले लो, एचआर ऑन बॉडी। एचआर जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपका बिहाइंड द सीन कितना कुछ काम होता है कि उसका फीडबैक ट्रैक करना है। कोई कोई लोग अलग अलग टूल यूज़ करते हैं, कोई वर्कडे यूज़ करता है, कोई अलग अलग, जैसे भी कंपनी है उसके हिसाब से वो लोग टूल, कोई एक्सेल में ही करता है सारा डेटा ट्रैक। तो अब वो डेटा ना किसी सिस्टम में भी तो जाना चाहिए। आपका डेटा, जो भी एम्प्लॉय आया ऑन बोर्ड हुआ, उसके रिलेटेड वो किस डेट को ऑन बोर्ड हुआ, उसको क्या क्या असाइन होना है, वो सारा एक प्रोसेस है ना पूरा ऑन बोर्डिंग का। फिर बैकग्राउंड चेक उसका होना है, चलिए किस सिस्टम से डेटा उठाना है, कहाँ रेफर करना है, किसको मेल ट्रिगर करना है, ये सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू हम एक एक पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन बना सकते हैं उसमें। तो ह्यूमन की जहाँ बहुत कम इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल जगह हो, वहीं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो, ह्यूमन का अप्रूवल हो, और उसके पहले का काम ऑटोमेशन कर ले, उसके बाद का काम भी ऑटोमेशन बॉट कर ले। ओके तो ऐसा ऐसा होता ओके। है। बाकी अगर किसी को और जानना है तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इसके ऊपर, तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि वो सिस्टम पे आप बॉट कैसे बना सकते हो और कैसे वो काम करते हैं। मैं इनकी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनकी चैनल को जाके चेक कर सकते हो कैसे काम करता है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, तो समझ में आ जाएगा ऐसे। आई थिंक विदाउट स्क्रीन, विदाउट विजुअली सीइंग दैट, इट इज़ हार्ड टू रिलेट एक्चुअली। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है, ऑटोमेट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर मैं बोट की बात करता हूँ तो बोट एक्चुअल में क्या करता है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गए, तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो मैं आई थिंक एक्चुअली वो जो सॉल्यूशन है वही बॉट, आई मीन दैट्स अ सॉफ्टवेयर बॉट। जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, जो डेवलप कर रहे हो, फिर उसको डिप्लॉय कर देते हो और उसको शेड्यूल कर देते हो कि भैया रोज 6 बजे चल रहा है, तो ये रोज 6 बजे ट्रिगर होगा। तो उसको बॉट बोल देता है। हाँ, दैट्स अ बॉट। ओके ओके। या तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस ही हो। दैट्स अ ऑटोमेशन या दैट्स अ बॉट। उसको अगर आप ऑटोमेशन बोल लो या बॉट बोल लो। अच्छा, हम बोल सकते थे हमारे यहाँ होता है बैच क्लास रन कर दी हमने दिखाना आंसर के लिए, तो एक टाइम शेड्यूल हो जाएगा कि 1 घंटे वाली बैच रन करती रहेगी, तो बस। सिमिलर टू दैट। ओके ओके अंडरस्टूड। क्या कहते हैं और कवर करनी है? आई थिंक सब हो गया ना, और आपको लगता है कोई चीज़ें कवर करनी चाहिए? आई एम एट योर साइड यार, डू टेल। नहीं, अब बताओ कि, और आई थिंक सारा कवर कर लिया ना। हाँ, मोस्टली कर ही लिया। आरपीएम में कुछ और इंक्लूड करना हो? मुझे लग- ओके ठीक है, मैं एंडिंग कर देता हूँ फिर, है ना? ओके ओके। आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ डेफिनेटली आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। इस पॉडकास्ट की एंडिंग भी यही करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड यू हैड बीन नाइस होस्ट। काफ़ी अच्छा लगा, एंड इट वाज लाइक अ कैजुअल कन्वर्सेशन। मुझे लगा भी नहीं कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें आपसे भी मुझे जानने मिली। लाइक ठीक है ना, लाइक आई कम फ्रॉम अ इंडस्ट्री विथ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट लोगों में, आपके हर टाइप के लोगों में कनेक्शंस होने चाहिए, तो हर लोगों की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस भी आपको जानने मिलता है। तो इट हैज़ बीन रियली वर्थ कमिंग हियर टू योर शो, एंड विश यू ऑल द सक्सेस ऑल्सो विद योर चैनल। डेफिनेटली, मतलब या लोग सीखने को पता है खोदे गए ना, मेन चीज़ होती है कि आप जब पॉडकास्ट रिलीज करते हैं तो कितने लोगों को इम्पैक्ट मिल रहा है, सही लोगों को सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर हम कुछ भी बना रहे तो कोई सेंस नहीं बनता। एग्जैक्टली। आप भाई इतना अपना टाइम दिया था, दूर से आए हो, हम वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लोग हैंड ही कर पा रहे हैं, चेंज आ रहा है लोगों में, नहीं आ रहा, वो बहुत मैटर करता है। नहीं, डेफिनेटली एम यही होना चाहिए कि वॉट एवर वैल्यू, अगर 100 लोग भी उससे इंस्पायर हो रहे हैं या 100 लोगों को भी वो वैल्यू मिल रही है, आई मीन आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर, अगर वो एक दो भी हो सकते हैं, बट बट किसी को भी अगर वैल्यू मिल रही है तो आई मीन मोर देन हैप्पी कि कम्युनिटी को कुछ तो हेल्प कर पाए। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड गाइस अगर आपको दिव्य श्री का चैनल फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट करो उनके चैनल को। और
अगर आपको आरबीयू के बारे में जानकारी लेनी है तो चेक करो कि ये होता क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग ज़्यादातर जावा की तरफ चले जाएंगे, AWS की तरफ चले जाएंगे, डेटा एनालिस्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, AWS। जा सकते हो और स्केल कर सकते हो करियर को। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट ही ऐसी चीज नहीं जहाँ आप स्केल हो सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहाँ पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक मुझे एक लगता है कि ये गलतियां पता लोग कहाँ होती है, ये होती कॉलेज वालों की। कॉलेज वाले ओनली वो जावा की तरफ कैरेक्टर रहेंगे, कभी लोगों मुझे लगता है कॉलेज में किसी ने बताया हुआ डेटा एनालिस्ट क्या होता है। नहीं सिखाते। मैंने इवन देखा ना, मेरा भी वही इंटेंशन था कि मुझे कोई बोलता था ना, पटनी उस टाइम हमारे कॉलेज के बगल में ना पटनी सॉफ्टवेयर सिस्टम था। हाँ। तो जो आई गेट हो गया बाद में, आई एम नॉट श्योर उसकी क्या स्टोरी रही बाद में, बट उस टाइम पटनी सिस्टम्स था। हाँ। तो ये था कि कोई बोलता था वहां जाके ना हम टेस्टिंग जॉब करेंगे, तो हमारे दिमाग में आता था, कोई बंदा ऐसे ही मजाक में बोलते थे कि टेस्टिंग मतलब सीपीयू खोलो, साफ करो, टेस्ट करो, सब कुछ वायर वायर कनेक्शन। तो टेस्टिंग की ऐसी इमेज थी कि यार टेस्टिंग तो करना ही नहीं है, थर्ड क्लास जॉब है। मतलब ऐसी इमेज बना के रखते हैं कॉलेज के बंदे अपने में ही, तो डेवलपमेंट ही सब कुछ है। हाँ। जो विच इज नॉट ट्रू यार, कि अगर आप अच्छा टेस्ट नहीं कर सकते हो, अच्छे से टेस्ट केसेस नहीं लिखे, या उसको एक टेस्टर अच्छे से टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो तो फेल्ड प्रोडक्ट हो गया ना फिर। अरे, और अगर टेस्टर के चेक किए बिना वो जा नहीं सकता है, तो दैट मीन्स टेस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यूए, क्वालिटी जो बोलते हैं, एनालिस्ट। QC एंड QA, वो आपके सॉफ्टवेयर में हर बग में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू आर गेट कीपर्स गाइस। तो ऐसा कोई भी IT कोई भी जॉब छोटा और बड़ा नहीं है। और ऐसा ऐसा एक मेंटेलिटी वो होती है उस एज में, स्टूडेंट एज में, बट इट इज नॉट ट्रू। हर जॉब की इंपॉर्टेंस है, हर जॉब की importance। अगर आप वो स्किल से पैसे कमा पा रहे हो, दैट मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट। करेक्ट। और आई थिंक मार्केट में देखो, आपको सोच लो क्यूरी जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, आप कुछ भी बना रहे हो भाई, क्यूए से पास हो गया जाएगा। तो इसकी टेस्टिंग तो होगी ही होगी। अगर मैंने माइक यूज कर रहा हूँ, इसकी भी टेस्टिंग हुई होगी। एग्जैक्टली बगैर उसके टेस्टिंग के मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो नहीं सकते। तो आई थिंक सारे जो मतलब सारे रोल्स रोल एंड देयर इज अ रीजन दे एग्जिस्ट। करेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेन फ्रेम की डिमांड होगी या नहीं होगी। अगर आपकी कंपनी यूज कर रही है तो डेफिनेटली अदर कंपनी भी यूज कर रही है प्रोडक्ट को, कर रही हो, तो डिमांड तो रहती जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है। और अगर रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीजें मूव होने लगेगी। जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड दैट्स अ बेस्ट सिस्टम, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मेन फ्रेम इज स्टिल बेस्ट। हाँ। तो वो नहीं होगा रिप्लेस, राइट। बहुत सारी और जो जो रेयर स्किल होगी वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मतलब पैसे भी ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा आएगी। बट ये रहता है कि चलो इस टैग में पैसा ज्यादा मिल जाएगा, इसमें तो मिले, लेकिन डिमांड है ऐसा नहीं रहती, किसी कम है किसी की ज्यादा, और डिमांड है मार्केट में। एग्जैक्टली। ओके, इस पॉडकास्ट की यही एंडिंग करते हैं। भाई अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड दीपेंद्र से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन आईडी एंड यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो।